बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में खुश आमदीद। नॉलेज लैब बाय राहिल अहमद इज़ द फुल नेम ऑफ़ द चैनल। आज हम जो करने वाले हैं वीडियो, उसमें हम आपको ये टॉपिक करवाएंगे जो आपकी आंखों के सामने है। क्लास 10 मैथमेटिक्स 2023 बोर्ड पेपर और एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी, सब चीज़ें आपको समझाई जाएंगी, कोशिश की जाएगी कि आपको समझ में आ जाए, बाकी आपका नसीब। अब उसके बाद आपके सामने मौजूद है स्लाइड, और 2023 का लेटेस्ट पेपर है मैथ्स का। एमसीक्यू नंबर 1, टोटल 15 एमसीक्यूज़ हैं इसमें, और एमसीक्यू नंबर 1 है अब इफ़ x, 6 इक्वल्स टू 2, y - 6। ऑर्डर पेयर्स हैं, दो ऑर्डर पेयर्स हैं और इनको इक्वेट करवा दिया गया है। पहली वैल्यू जो है ऑर्डर पेयर की, ये x वैल्यू होती है, इसे एब्सिसा भी कहा जाता है। और सेकंड वैल्यू जो होती है वो y वैल्यू होती है और इसे ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। दो ऑर्डर पेयर्स अगर बराबर हैं तो x प्लस वाई की वैल्यू आपने बतानी है कि क्या होगी। यानी पहले हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ से हमें डायरेक्टली पता चल रही है कि 2 है, और y की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो यहाँ पे स्लाइड में पूरा कंप्लीट सोल्यूशन है, इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। तो हमने दोनों ऑर्डर पेयर्स जैसे गिवन था हमें लिखे हमने एज इट इज़। उसके बाद x की वैल्यू 2 है, हमने यहाँ बता दी, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2, और एंड 6 इज इक्वल टू क्या है, y - 6 है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं वो बराबर होंगी, क्योंकि ऑर्डर पेयर जो है वो इक्विवेलेंट हैं। तो x की वैल्यू को इक्वेट कराया x वैल्यू से, और y वैल्यू को इक्वेट कराया y वैल्यू से। तो 6 इज इक्वल टू y - 6, -6 को यहाँ भेजा, +6 हो गया, ऐड हो गया, 12 आंसर आया। तो y की वैल्यू है 12। तो अब x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो बन जाएगी 2 + 12, यानी कि 14 इसका करेक्ट आंसर होगा। 14 इज़ द करेक्ट आंसर, दैट्स वाई आई हैव सेलेक्टेड 14। अब यहाँ पे दो सेट्स हमें गिवन है एमसीक्यू नंबर 2 में। सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। सेट बी है, एलिमेंट्स हैं 2 4 6। और आपसे कहा जा रहा है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी ए डेल्टा बी जो है ये फाइंड आउट करना है। ए डेल्टा बी का मतलब होता है सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी इसमें हमें डिफरेंस लेना है, लेकिन ए माइनस बी से थोड़ा मुख्तलिफ होता है ये। और क्या फ़र्क होता है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन मौजूद है इसका। तो ए डेल्टा बी, सेट ए लिखा हमने, डेल्टा का सिंबल लगाया और फिर बी सेट लिख दिया। अब जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उन्हें हमने कैंसिल आउट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 और 4 कॉमन थे तो कैंसिल आउट हो गए। अब जो आंसर होता है हमारे पास, इसमें हमें जितने भी एलिमेंट्स बच गए हैं जो कैंसिल आउट नहीं हुए हैं वो सब लिखने होते हैं। तो 1 3 और 6 और अरेंज करके लिखने होते हैं। तो 1 3 और 6 जो है यहाँ पे हमने इसका आंसर जो है वो सेलेक्ट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। 1, 3, 6 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। नाउ एमसीक्यू नंबर 3, इसमें आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं और प्रोपोर्शन में हैं ये सारी वैल्यूज़। इफ़ 1, 9, 6 एंड 45 आर इन प्रोपोर्शन, देन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। 1:9 है और x:45 है, और बीच में है प्रोपोर्शन का सिंबल। ऑर्डर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो जो भी सीक्वेंस लिखा हुआ था मैंने उसी सीक्वेंस से सारे नंबर्स लिख दिए हैं और सिंबल्स यहाँ रेशो के प्रोपोर्शन के पुट कर दिए हैं। अब इस तरह के सवालात में हमें पता है कि जो 1 और 45 है, यानी कि जो आखिर में और सबसे फर्स्ट और सबसे लास्ट वैल्यू जो है ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ कहलाती हैं, और दरमियान वाली जो वैल्यूज़ हैं ये मीन वैल्यूज़ कहलाती हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो 1 और 45 को मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कहलाएगा ये, और ये इक्वल होगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स के, यानी कि 9 और x के मल्टीप्लाई करने पर जो हमें मिलेगा उसके बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है, तो 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, कैंसिलेशन होगी, तो फाइनल आंसर 5 आएगा। तो 5 जो है इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यू। तो यही मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद अब आपसे यहाँ पे आपको डेफिनेशन गिवन है और आपसे पूछ रहे हैं कि किस टाइप ऑफ मैट्रिक्स की जो है ये डेफिनेशन है। यहाँ पे वो कह रहा है कि नंबर ऑफ़ रोज़ जो है वो हमने m से रिप्रेजेंट की हैं, और n जो है वो कॉलम्स बता रहा है। तो रोज़ और कॉलम दोनों बराबर हैं, क्योंकि m और n क्योंकि बराबर हैं, इसका मतलब रोज़ और कॉलम बराबर हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम की तादाद बराबर हो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। जिसमें बराबर ना हो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। और इक्वल मैट्रिक्स जो हैं ये मतलब एक मैट्रिक्स नहीं होता कभी भी, ये दो मैट्रिक्स के लिए टर्म यूज़ होती है। ठीक है, दो मैट्रिक्स उस वक्त इक्वल कहलाएंगे जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो हैं वो बिल्कुल बराबर हों। ठीक है, और नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके सारे एलिमेंट ज़ीरो होने चाहिए।
चलें अब MCQ नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो तकरीबन मैंने सारी जो है वो टाइप्स के जो मैट्रिक्स थे उनके बारे में बता दी, जहाँ पर ऑप्शन डिस्कस हुए थे। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पर रेडियन में हमें मेजरमेंट एंगल दिया हुआ है, उसे डिग्री में कन्वर्ट करके हमें आंसर सेलेक्ट करना है। 5 π/4 हमें दिया हुआ है ये, तो इसको हम सेलेक्ट करना, जिसका जो हम सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व होगा बता देता हूँ मैं आपको। तो पाई रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री के। अब π/4 हमें फाइंड आउट करना था पहले, मतलब टोटल हमारे पास ये है 5 π/4। तो 4 से मैंने दोनों तरफ डिवाइड करा दिया। जब 180 को आप 4 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 45 डिग्री। अब उसके बाद 5 भी चाहिए था हमें, तो 5 से दोनों तरफ मैंने मल्टीप्लाई करा दिया है। तो 5 से मल्टीप्लाई कराने पर आंसर आया 225 डिग्री, 225 डिग्री। तो इसी वजह से ये ऑप्शन मैंने जो है सिलेक्ट किया हुआ है 225 डिग्री। अब 1 + ओमेगा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होते हैं ये हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है 0 के। सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो इक्वल होता है 0 के। तो ये वो आइडेंटिटी है आपकी बुक में लिखी हुई है ये आइडेंटिटी। तो इसमें से आप जो है उन्होंने 1 + ओमेगा की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। तो आप क्या करो, आप जो है 1 + ओमेगा को अलग कर लो, बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है ओमेगा स्क्वायर उसे आप दूसरी तरफ भेज दोगे। तो 0 से माइनस होने के बाद माइनस ओमेगा स्क्वायर ही बचना है। ठीक है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इसलिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। यानी एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो है 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और वर्डिंग में भी ये बात आपकी बुक में लिखी हुई है कि सम ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो होता है 0। ठीक है, लेकिन उसने थोड़ा सा जो है इसको चेंज कर दिया है और आपसे ये पूछ रहा है कि 1 + ओमेगा की वैल्यू क्या होगी। तो आपने 1 + ओमेगा को जो है एक तरफ रखा और ओमेगा स्क्वायर को दूसरी तरफ भेज दिया, क्योंकि 0 था और ओमेगा स्क्वायर इस तरफ यहाँ प्लस में था, तो जब दूसरी तरफ जाएगा तो फिर वो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है तो इसलिए जो है ये आंसर है। अब नेक्स्ट MCQ 7, फ्रैक्शन दी हुई है आपको और इसमें पॉलिनोमियल जो ऊपर गिवन है न्यूमरेटर में उसकी डिग्री है 1 और नीचे जो डिनोमिनेटर में गिवन है उसकी डिग्री है 2। तो अगर डिग्री जो है न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से कम हो, ठीक है, यानी ऊपर वाले पॉलिनोमियल की पावर जो है वो कम हो और नीचे की ज़्यादा हो, तो तब इस तरह की फ्रैक्शन को हम कह रहे होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। सही है। और अगर पावर इक्वल हो या ग्रेटर हो न्यूमरेटर की, न्यूमरेटर वाले पॉलिनोमियल और डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल दोनों की पावर अगर इक्विवेलेंट हो तब भी इम्प्रॉपर होगी। अगर न्यूमरेटर की पावर ज़्यादा हो तब भी जो है वो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। तो फिलहाल हमारे पास न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा है 2x + 5, इसमें x की पावर है 1 और नीचे वाला जो है x² + 5x + 6, इसमें इसकी पावर है हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है। तो यहाँ पे पावर कम है, यहाँ पे पावर ज़्यादा है, इसी वजह से जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। अब उसके बाद MCQ नंबर 8 है आपसे डिविडेंडो थ्योरम जो है पूछ रहा है आपसे। प्रोपोर्शन के थ्योरम्स हैं सारे, कॉम्पोनेंडो, डिविडेंडो, अल्टरनेंडो, इन्वर्टेंडो, तो ये सारे उस चैप्टर में मौजूद हैं, रेशियो प्रोपोर्शन वाले चैप्टर में। तो इसमें जो है माइनस वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। डिविडेंडो वाले थ्योरम में हमें माइनस करना होता है, ठीक है, और प्लस वाला जो है ये कॉम्पोनेंडो थ्योरम होता है। तो ये कॉम्पोनेंडो अगर होता तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है, x + y वाला। तो फिलहाल x - y वाला ऑप्शन जो है करेक्ट है। तो थ्योरम है, याद होना चाहिए ये आपको। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट ऑप्शन जो आपको नज़र आ रहा है ये भी हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, एक सेकेंड, ये भी गलत है, ये तो बिल्कुल ही गलत है। ये सही है और ये भी सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन उस वक्त सही होता है जब कॉम्पोनेंटो पूछता आपसे वो, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास करेक्ट आंसर है x - y वाला। बाकी ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। चलिए अब नेक्स्ट। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई कर दूँ, वो ये कि जो x - y ऊपर की तरफ लिखा हुआ है ये नीचे की तरफ भी हो सकता था। इसकी दो फॉर्म्स होती हैं। डिविडेंडो जो थ्योरम है, डिविडेंडो जो प्रॉपर्टी है, इसको जो दो तरह से लिखी जा सकती है। एक तो ये x - y जो है ऊपर लिखा हुआ है और y नीचे लिखा हुआ है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो ये चेंज करके भी हम लिख सकते हैं, यानी कि माइनस वाला जो एक्सप्रेशन है नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो ये बुक में आप अच्छे से इसको देखिएगा एक बार, तो इसकी दोनों फॉर्म्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। MCQ नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब एरिथमेटिक मीन जो है आपको गिवन है 40 है इसकी वैल्यू, और जो नंबर्स हैं जिनका एरिथमेटिक मीन कैलकुलेट किया गया है यहाँ पर वो 0, 90, K, 10 और 100 हैं। टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 टर्म्स हैं। के इसमें अननोन है, के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगी, तो उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, ये रहा। एरिथमेटिक मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं x बार से,
और इसका फॉर्मूला होता है समेशन एक्स सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स का मतलब है जो भी नंबर ऑफ टर्म्स वहाँ पे जो भी टर्म्स वहाँ पे गिवन थी उन सबको हमें प्लस करना है, सम निकालना है उनका, और एन नंबर ऑफ टर्म्स हैं जो कि हमने काउंट की थी 5 हैं, और बाकी सारी टर्म्स मैंने यहाँ पे लिख दी प्लस की फॉर्म में, सबको ऐड किया तो 200 आया, और फिर 5 को यहाँ मैंने मूव करा दिया तो ये मल्टीप्लाई हो गया, 40 से 200 हो गया। 200 यहाँ प्लस था, के चाहिए हमें तो उसको दूसरी तरफ भेजना पड़ेगा 200 को, तो यहाँ जाके माइनस हुआ तो फाइनल आंसर 0 आया, तो 0 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन। एंड नेक्स्ट MCQ है राइट एंगल ट्राइंगल के हवाले से। ग्रेटेस्ट एंगल पूछ रहे हैं इसमें होता क्या है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री का एंगल जो है ग्रेटेस्ट एंगल होता है, ये एंगल जो है 90 डिग्री का, और इसी एंगल की वजह से हम राइट एंगल ट्राइंगल कह रहे होते हैं। 90 डिग्री का एंगल जो है ये राइट एंगल कहलाता है, और इस एंगल के होने की वजह से ही इस ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल कहा जाता है, और यही एंगल जो है इस ट्राइंगल में सबसे ग्रेटेस्ट एंगल होता है। बाकी जो रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं ये वाला और ये वाला एंगल, ये हमेशा एक्यूट होते हैं, और ये पेयर जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यानी इन दोनों को जब आप प्लस करें तो 90 डिग्री आएगा। चलिए अब नेक्स्ट MCQ देखते हैं हम। MCQ नंबर है 11। रेशो ऑफ 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज़ 5:7, देन रेशो ऑफ देयर एरियाज इज़। तो इसमें सवाल है, कह रहा है कि 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। सिमिलर ट्राइंगल इस तरह के ट्राइंगल्स होते हैं जिनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, जिनमें कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो क्या हों, बराबर हों और कॉन्ग्रुएंट हो, और इसके अलावा उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक तो ये कि दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो बराबर होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है, और उनके साइड्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए लेंथ में। तो अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो वो कह रहा है उसका रेशो उसने हमें दिया हुआ है 5:7, 2 साइड्स का रेशो दिया हुआ है उसने 5:7, तो वो कह रहा है कि एरिया का रेशो क्या होगा। तो इसके लिए बुक में एक पूरी लाइन लिखी हुई है, एग्जाम्पल मौजूद है बुक में, तो यहाँ मैंने उसको मेंशन किया है, ये रहा पेज नंबर 191 है बुक का, वहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, ऊपर एग्जांपल पूरी सॉल्व हुई हुई है, उसका रिजल्ट यहाँ पे उन्होंने दिया है हमें। द रेशो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स इज़ इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ एनी 2 कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हों और उनके साइड का रेशो हमें गिवन हो, तो अगर हमें एरिया का रेशो निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान सा काम करना है, वो ये कि जो रेशो में गिवन है उसका आपने स्क्वायर कर देना है, तो आपको जो है वो आंसर पता चल जाएगा। क्लियर है? ये देखिए यहाँ पे इस तरह से मैंने मेंशन किया है, ये साइड्स का रेशो है x/y, तो एरिया का रेशो आ रहा है यहाँ पे x² और ये पूरा सोल्यूशन उसमें वहाँ पे पेज नंबर 191 पे आपको गिवन है, तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमें 5:7 लिखा हुआ था, इसका स्क्वायर कर देंगे, 5 का रेशो आएगा 25, 7 का स्क्वायर आएगा 5 का स्क्वायर आएगा 25, और रेशो के बाद 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, तो 25:49 इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस MCQ। नाउ MCQ नंबर 12 ट्रिग्नोमेट्री से है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, कोसेक थीटा है और साइन थीटा है, कोसिकेंट थीटा भी कहा जाता है या कोसेक थीटा और साइन थीटा, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। इसका रिजल्ट आपसे पूछ रहे हैं कि क्या होगा, 1 के बराबर होंगे, कैसे होंगे बता देते हैं आपको। तो ये कोसेक थीटा जो है इक्वल होता है 1/sin थीटा के, और साइन थीटा से हमें मल्टीप्लाई कराया हुआ तो साइन से साइन कैंसिल हो गया है, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आ रहा है इसका 1। चलिए जी, अब नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं। आ सर्कल टचेज ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल की तीनों साइड से टच कर रहा हो, 3 साइड होती हैं ट्राइंगल की, ऑल साइड का मतलब तीनों साइड से टच कर रहा है, तो इस तरह के सर्कल को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इन सर्कल। बाकी सर्कम सर्कल और स्क्राइब सर्कल भी मैंने आपको यहाँ फिगर बनाकर दिखाए ही हैं, तीनों तरह के सर्कल यहाँ मौजूद हैं, तो ये कहलाता है सर्कम सर्कल, ये कहलाता है इन सर्कल, तीनों साइड से टच करता है। सर्कम सर्कल जो है ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है, और ई सर्कल जो है ट्राइंगल की एक साइड से जो है वो टच कर रहा होता है, एक साइड से टच कर रहा होता है, और 2 रिमेनिंग साइड जो होती हैं उनको हम कराते हैं प्रोड्यूस मतलब थोड़ा सा उसको आगे एक्सटेंड करते हैं, तो फिर ये उनसे भी टच कर रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद MCQ जो है हमारे पास 14, एन इंस्क्राइब्ड एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज। थ्योरम की लाइन है, ये बुक में मौजूद है थ्योरम, और इसका आंसर है ऑब्ट्यूस। तो यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये है थ्योरम 28.3C जो है थ्योरम है। द एंगल इन अ सेगमेंट
लेस देन अ सेमी सर्कल इज़ ग्रेटर देन अ राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल से जो बड़ा एंगल होता है उसे हम ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। इसी बात को उन्होंने एक और अंदाज में लिखा है, देखें, द एंगल इंस्क्राइब्ड इन अ माइनर आर्क इज़ ऑब्ट्यूज। सेमी सर्कल से जो छोटा हिस्सा होता है उसमें जो आर्क होती है उसे माइनर आर्क बोलते हैं, यानी कि सेमी सर्कल से कम हिस्सा आ रहा होता है उसके अंदर। तो यहाँ पे जो आर्क ए सी बी आपको नज़र आ रही है, ये आर्क जो है ये माइनर आर्क है यहाँ पर, जबकि आर्क जो आपको ये बड़ा हिस्सा नज़र आ रहा है ए डी बी वाला, ये जो है मेजर आर्क है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है एंगल इंस्क्राइब इन माइनर आर्क। तो माइनर आर्क में जो एंगल बन रहा है ये हमेशा किस तरह का एंगल होगा, ये ऑब्ट्यूस एंगल होगा, यानी कि ग्रेटर देन 90 डिग्री का ये एंगल होगा। तो ये थ्योरम की लाइन उसने आपको दे दी है। तो थ्योरम की लाइंस भी आपको याद करना पड़ती हैं क्योंकि ये एमसीक्यू के तौर पे आ जाती हैं। इसके अलावा आप एमसीक्यू नंबर 15 देखते हैं। डायमीटर डिवाइड्स द सर्कल इनटू पार्ट्स। कितने पार्ट्स में जो है डिवाइड करता है डायमीटर सर्कल को? तो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, हाफ़ कर देता है जनाब। तो यहाँ पे मैंने ये फिगर बना के दिखाई है, तो खैर आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे होंगे। तो सर्कल है, इसमें जो सेंटर से पास होती हुई लाइन है, डेफिनेशन ये होती है डायमीटर की, ऐसी कॉर्ड होती है जो सेंटर से पास हो रही होती है। ठीक है, और इन्फिनिट कॉर्ड जो है पास हो सकती हैं, यानी कि ये लाइन में आपको ऐसे हॉरिजॉन्टली भी बना के दिखा सकता था, ऐसे तिरछी बना के भी दिखा सकता था। तो इन्फिनिट बना सकते हैं आप, डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं, वैल्यू सबकी सेम होगी। ठीक है, तो डायमीटर जो है वो किस एक सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास टोटल 15 एमसीक्यूज़ थे, सारे सोल्यूशन मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बता दिया है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और अपनी राय से बिल्कुल कमेंट सेक्शन में हमें जो है बताएं कि आपको वीडियो क्वालिटी वगैरह जो है वो किस तरह की लग रही है या क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं। अपनी सजेशन भी आप दे सकते हैं, टॉपिक सजेशन भी दे सकते हैं कि किस टॉपिक पर जो है वीडियो जो है आप देखना चाहते हैं। तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। कोई बुक भी सजेस्ट कर सकते हैं आप, जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि ऑक्सफोर्ड की कोई बुक जो है उसके हवाले से आपको सोल्यूशन चाहिए या साइंटिफिक पब्लिकेशन के हवाले से आपको कोई सब सोल्यूशन चाहिए, तो मुख्तलिफ़ ऑथर की बुक्स हैं, मुख्तलिफ़ राइटर्स की हैं, मैथ्स पर हैं, फ़िज़िक्स पर हैं। तो ज़्यादातर मैं फ़िज़िक्स मैथ्स पर जो है वो सोल्यूशन जो है वो उनसे रिलेटेड वीडियोज़ जो है वो अपलोड कर रहा हूँ फ़िलहाल। फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ वैसे मैं तीनों भी चीज़ों पर जो है वो अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन ज़्यादा जो है वो फ़िज़िक्स और मैथ्स पर जो है कमांड है मुझे, मतलब केमिस्ट्री से लेकिन ये कि थोड़ा बहुत है ताल्लुक़। चलें, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।